हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि इतिहास में बनना और बिगड़ना होता रहता है। जैसे मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो भारत का सबसे बृहद साम्राज्य था। उसके बाद उसका भी पतन हो गया। उसके बाद कुषाण आए, सातवाहन आए। इन लोगों ने भी मौर्यों के समान ही एक साम्राज्य निर्माण करने का सपना देखा। क्यों? क्योंकि जो मौर्य का साम्राज्य था वह आने वाली वंशों के लिए, आने वाले राजवंशों के लिए एक आदर्श का काम करेगा। यहाँ तक कि जो अंग्रेज आएंगे उसका भी आदर्श होगा मौर्य साम्राज्य की सीमा को प्राप्त करना। तो उसी प्रकार सातवाहन वंश और कुषाण वंश यह काफ़ी हद तक यह प्रयास करेगा, लेकिन कहते हैं उसका प्रयास एक निश्चित क्षेत्रों में ही आके सिमट जाएगा। क्योंकि देखेंगे कुषाण का जो शासन होगा ये उत्तर पश्चिम भाग में ही होगा। पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान आदि, फिर विदेशों में। ठीक है। उसी प्रकार आन सातवाहन जो दक्षिण उत्तर से शुरू होकर दक्षिण भारत में सिमट जाता है। यानी कि एक बृहत भारत की स्थापना करने में ये लोग असमर्थ रहा। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लगभग 400 से 500 वर्षों बाद, लगभग 500 वर्षों बाद एक ऐसे साम्राज्य का उदय होगा जो मौर्य साम्राज्य के काफ़ी पास, यानी हद तक उसके पास पहुंचने में वो सफल होगा, जैसे कि गुप्त साम्राज्य। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के काफ़ी पास तक पहुंचने में सफल होगा और उसने एक बृहत भारत की स्थापना करने में ये भी सफल होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल हो चुका रहता है भारत में, विदेशी आक्रमण होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको शासन का विकेंद्रीकरण दिखने को मिलता है। छोटे छोटे भागों पर शासन दिखता है। ठीक है। यानी कि पूरा भारत किसी एक शासक के अंडर में नहीं रहता है, जिसे समाप्त करने का काम गुप्त साम्राज्य के शासकों ने किया है। कहते हैं गुप्त साम्राज्य की जब उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का जब उदय हुआ तो उस समय भारत के 3 कोनों में, जैसे कि आप देखेंगे मध्य भारत के जो पश्चिमी भाग है, मध्य भारत का पश्चिमी भाग, जैसे आगे आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो ये वाले इलाके में नाग वंश या नाग शक्ति का उदय हो चुका था। उसी प्रकार दक्कन, उसके नीचे कुछ आ जाए तो यहाँ पर आपको वाकाटक वंश का उदय हो चुका था। इसी प्रकार पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। ठीक है। कहते हैं गुप्त वंश का उदय का जो शुरुआत है वो आपको बिहार और यूपी से हुआ, लेकिन इसमें यूपी का ज़्यादा रोल है, क्योंकि गुप्त वंश का जो शुरुआती वस्तु मिले हैं, जैसे कि सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, वो आपको कौशाम्बी के आसपास ज़्यादा मिले हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि गुप्तों का उदय का जो मेन क्षेत्र था वह कौशाम्बी था, यानी यूपी था। ठीक है। बाद में उसका विस्तार होते होते एक बृहत भारत का निर्माण हुआ। ठीक है। आते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। कहते हैं ये गुप्त साम्राज्य एकाएक कैसे उदय हो गया। तो गुप्त इससे पहले क्या था, किसके अंडर में काम करता था, क्या इसमें एकाएक शासन की प्रेरणा आ गई कि हम पूरे भारत पर राज करें, एक अलग राजवंश की स्थापना करें? तो कहते हैं किसी के अंडर में रह के ही सीखा जाता है। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे, यानी गुप्त जो थे, वह आपको कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, जो कुषाण वंश यानी कि कनिष्क का प्रतापी शासक हुआ। ठीक है। तो गुप्त क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब आप लोग समझते हैं, जमींदार, जो जमींदारी प्रथा है वो। ठीक है। कुषाण का जब उदय हुआ, कुषाणों के बाद मध्य भारत के एक बड़े भाग पर मुरंडों का शासन हुआ। किसका शासन था? कुषाण के बाद मुरंड आया, जो एक भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार, अपना सिक्का जमाया। तो उसके बाद मुरंडों के शासन को अंत कर गुप्तों ने अपना सिक्का चलाया।
देख रहे हैं, मुंडों के शासन के तत्पश्चात गुप्तों का शासन शुरू हुआ। ठीक है, कहते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त, उसने 240 ईस्वी में मुंडों का अंत करने का काम किया। देख रहे हैं, यानी कि गुप्त वंश की शुरुआत 240 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय से पूर्व, माने कुषाण और गुप्त के बीच का जो भाग है, ठीक है, और राजनीतिक क्या है, राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। विभाजन का मतलब समझ रहे हैं, छोटे छोटे भागों में बांटना, और विकेंद्रीकरण मतलब छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे सामंतों का उदय होना, यानी कि एक विस्तृत भारत, एक केंद्रीकृत शासन का स्थापना अभी तक नहीं हो पाया था जब तक कि गुप्त का उदय नहीं हुआ। अब आते हैं गुप्त वंशीय लोग का गोत्र क्या था। कहते हैं इतिहासकारों के बीच में आज ही मतभेद है कि गुप्त कौन था, क्या क्षत्रिय था या वैश्य था या ब्राह्मण थे या शूद्र थे। इसके बारे में लेकर आज भी विद्वानों के बीच में काफी मतभेद है। लेकिन जब इसके हम गुप्त वंश के एक राजकुमारी होती है प्रभावती, जिसकी शादी आपको वाकाटक नरेश से होती है, तो उसका जो वहाँ पर अभिलेख मिला है, तो वहाँ पर उसने अपने आप को ब्राह्मण दिखाया है। तो इस अभिलेख के आधार पर विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि हो सके तो गुप्त भी क्या थे, एक ब्राह्मण थे। लेकिन किसी जाति के नाम में अंत में गुप्त लगना यह वैश्य की निशानी है। किसका परिचय है, वैश्य का। तो इतिहासकारों के बीच में आज भी मतभेद है कि गुप्त था कौन, वैश्य था, शूद्र था, क्षत्रिय था या ब्राह्मण था। चलिए इस बात को हम लोग छोड़ ही देंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक विस्तृत भारत का निर्माण किया, इसने एक ऐसा भारत का निर्माण किया जो आगे चल के भारत का स्वर्ण काल कहलाएगा। तो इस आधार पर हम इसे क्षत्रिय ही मान लेते हैं। ठीक है, गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? धारण गोत्र के थे। यह उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख पुनः ताम्रपत्र में किया है। यह गोत्र उसके पति का, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रभावती का जब शादी हुआ वाकाटक नरेश से, तो वह कौन सा जाति था? ब्राह्मण था। क्योंकि जो वाकाटक नरेश के जो राजा होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे, क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, देख रहे हैं, रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? विष्णु वृद्धि गोत्र के थे, जो ब्राह्मण था। देख रहे हैं। अब आते हैं इसकी वंशावली। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसकी वंशावली भी हम लोग देखेंगे। तो गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास अनेक अभिलेख हैं। कितने अभिलेख हैं? अनेक है। जिसमें सबसे प्रमुख अभिलेख है समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति। हम लोग बार बार अध्ययन करते हैं इसको, प्रयाग परिस्थिति का। जब हमने अशोक का अध्ययन किया तो हमने प्रयाग परिस्थिति का अध्ययन किया। ठीक है, आते हैं अभी डिटेल में। उससे पहले कुमारगुप्त का बिलसट स्तंभ लेख, ठीक है, उसी प्रकार स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, आते हैं प्रयाग परिस्थिति में। प्रयाग परिस्थिति अशोक का शिलालेख, अशोक का स्तंभ लेख है। प्रयाग परिस्थिति किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख है। और यह जो है, इसको आपको इलाहाबाद के किले में अकबर ने स्थापित करने का काम किया था। किसने स्थापित किया था? अकबर महान ने, मुगल सम्राट के महान शासक अकबर महान। तो अकबर महान ने उसे स्थापित किया और इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उस पर समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया है, उसके वंशावलियों का वर्णन किया है। ठीक है, बाद में आकर उस अभिलेख पर जहांगीर भी लिखने का काम करते हैं और उस पर बीरबल के भी रचना की, माने बीरबल के भी कुछ लेख उस पर उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार प्रयाग परिस्थिति क्या है? इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है।
ठीक है। उसी प्रकार आते हैं कुमार गुप्त का बिलसट स्तंभ लेख और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, जिससे गुप्त काल की वंशावली का पता चलता है, गुप्तों के शासन का वंशावली का पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक है। संस्थापक श्री गुप्त, श्री गुप्त, इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी माना जाता है, यानी कि लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन किया और गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। एक ऐसा नींव मजबूत किया, एक ऐसा नींव की स्थापना करी जो आगे चलकर भारत के स्वर्ण काल, इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाएगा। श्री गुप्त के उत्तराधिकारी होंगे घटोत्कच। कौन होंगे? घटोत्कच, ठीक है, जिनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक माना जाता है। 280 से 319 ईस्वी, यानी कि लगभग 39 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया। और घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल है 319 से 335 ईस्वी। 319 से 335 ईस्वी, ठीक, यानी कि लगभग इन्होंने 16 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इन 16 वर्षों में के शासनकाल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत करने का काम किया, यानी कि गुप्त साम्राज्य को वास्तविक साम्राज्य का दर्जा दिलाने का काम किया। इसीलिए इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, जिसने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान कर दी। जो इनके कार्यों से दिखेगा, इनके द्वारा किए गए कार्यों ने गुप्त साम्राज्य को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान करने में काफी मदद की। कहते हैं गुप्त वंश का यह पहला शासक होगा जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा, यानी कि गुप्त वंश का पहला शासक होगा जो महाराजा की उपाधि धारण करेगा। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज, क्या? महाराजा धीराज। कहते हैं लिच्छवी का जो प्रभाव रहेगा, जहां इससे पहले भी था और वर्तमान में भी रहेगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने का काम किया। जिस प्रकार बिंबिसार लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा, उसी प्रकार यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने का काम करेंगे और गुप्त साम्राज्य को एक वास्तविक साम्राज्य का दर्जा दिलाने का भी काम करेंगे। माने कहते हैं इसको मान्यता, ठीक है, यानी कि लिच्छवी का जो गण था, वंश था, वो अब गुप्त वंश का क्या हो गया? हमदम हो गया, ठीक है, यानी कि समर्थक हो गया। तो समर्थकों की संख्या जब बढ़ती है तो आप मजबूत होते चले जाते हैं। तो लिच्छवी की राजकुमारी की शादी के बाद लिच्छवी का समर्थन किसके पास आ गया? चंद्रगुप्त प्रथम के पास। कहते हैं अपनी पत्नी के सम्मान में इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए? राजा रानी प्रकार के। देख रहे हैं, ये सवाल पूछे भी जाते एग्जाम में कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, किस वंश के शासक ने चलाए थे। तो ये आपको यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं, कहते हैं जब चंद्रगुप्त प्रथम ने राजगद्दी प्राप्त की, चंद्रगुप्त प्रथम ने राजगद्दी प्राप्त की, यानी कि उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो 319 ईस्वी में हुआ, तो इसने गुप्त संवत की शुरुआत कर डाली, कैलेंडर की शुरुआत कर डाली, जिसके कहा गया गुप्त संवत। इसे 319 से 320 का समय माना जाता है। रियली हम इसको 319 ही लेते हैं। कितना लेते हैं? 319, लेकिन 319 से 320 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गुप्त संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 319 ईस्वी से। अब हम लोग कितने संवत पढ़ लिया है? विक्रम संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, अब आ गया गुप्त संवत। यानी कि संवत जो भी प्रतिष्ठित राजा राजगद्दी प्राप्त करेंगे, यानी उनका राज्याभिषेक होगा, तो क्या होगा? एक नए संवत की शुरुआत होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप शक संवत कब हुआ था शुरुआत? शक संवत की शुरुआत आपको होता है 78 ईस्वी में और इसका 319 ईस्वी में। तो करना क्या होगा, दोनों संवतों के बीच में अंतर निकालने के लिए हमें 319 से 78 माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे शक संवत और गुप्त संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। कितना वर्षों का? 241 वर्षों का अंतर है। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में मौर्य गुप्त साम्राज्य का काफी विकास हुआ। ठीक है, एक साम्राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बड़े बेटा होते हुए भी अपने छोटे पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, भरे दरबार में, बिना किसी पूर्व सूचना के। क्यों? क्योंकि उसे अपने पुत्र समुद्रगुप्त पर विश्वास था कि ये मेरे द्वारा बनाए गए साम्राज्य को और भी विस्तारित करने का काम करेगा। ठीक है, तो 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठेगा। किसकी राजगद्दी बैठेगा? गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठेगा। और कहते हैं इतने अपने पराक्रम से बल से गुप्त साम्राज्य का काफी अधिक विस्तार करेगा और इतिहास का इसे भारत का नेपोलियन का दर्जा देगा।